जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कल के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न था, प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है और सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेंगे असम राज्य में। स्पुतनिक 5 की बात करते हैं तो ये रसिया के द्वारा डेवलप किया गया कोविड-19 का वैक्सीन है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये शुरू की गई है गुजरात राज्य की सरकार द्वारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं। और लोकसभा में अभी किस भाषा में एक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है फ्रेंच भाषा में। तो कई सारे लोगों ने कल इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और उनके नाम थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट में उनके नाम को मैं बताऊंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के साथ साथ kvguruji.in के ऊपर भी मिल जाएगी। तो जहां आपको सुविधा हो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं? यानी कि इनसे पहले कितने क्रिकेटर को यह पुरस्कार मिल चुका है? तो इनसे पहले 3 लोगों को मिल चुका है, तो ये होंगे चौथे नंबर के क्रिकेटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस वर्ष यानी कि 2020 के लिए कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अपने देश में यह सर्वोच्च सम्मान है। तो यहां पर रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो ओवरऑल ये पुरस्कार मिलेगा 5 खिलाड़ियों को। तो एक तो हो गए आपके रोहित शर्मा, बाकी 4 कौन हैं? तो थेंगावेलु मारियप्पन, ये एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। विनेश फोगाट रेसलर हैं। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। और मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक साथ 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो सेपरेट वीडियो मैंने इसकी बना रखी है, उस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत नहीं किया जाएगा? तो ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके नामों के बारे में चयन समिति के द्वारा हमारा जो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसको रिकमेंडेशन भेजी गई थी, लेकिन खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा इनके नामों की घोषणा नहीं की गई। तो ये 2 खिलाड़ी हैं, एक तो है साक्षी मलिक और दूसरी है मीराबाई चानू यानी कि वेट लिफ्टर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, ईशांत शर्मा को, दीप्ति शर्मा जो हैं, इसके अलावा दूती चंद हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं, चिराग शेट्टी हैं, इन सभी को इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और कुल मिलाकर के 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं साक्षी मलिक का। इन्होंने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू जो कि हमारे खेल मंत्री हैं उनसे ये पूछा कि मुझे अर्जुन अवार्ड जीतने के लिए क्या करना होगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। 2016 में साक्षी मलिक को मिला था क्योंकि ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। और मीराबाई चानू को 2018 में विराट कोहली के साथ में ये पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगस्त 2020 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। और इन्हें आप पहचान ही रहे होंगे, भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं राजीव कुमार जी। और अब इनको अशोक लवासा के स्थान पर भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं अपने चुनाव आयोग की।
तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसे निकाय से होता है जिनके बारे में हमारे संविधान में प्रोविजन दिया गया हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी देश में सुचारू रूप से चुनाव को करवाने के लिए, और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक आपके होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि वर्तमान में है सुनील अरोड़ा जी, और राजीव कुमार जी यहाँ पर अन्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। बाकी बात करते हैं प्रदीप कुमार जोशी जी की, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन ये बन गए हैं। राकेश अस्थाना जी की बात करते हैं तो ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं, और जीके मुर्मू ये बन गए हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये सारी नियुक्तियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रदीप छिब्बर जी ने। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, प्रदीप छिब्बर जी ने इसे हर्ष शाह के साथ में मिलकर के लिखा है। बाकी नीना राय के बारे में बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। निरुपमा यादव की बात करें तो विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं और इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के विजेता भी हैं, इनके ऊपर किताब इन्होंने लिखी है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। और यतीश यादव की बात करते हैं तो इन्होंने रा के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। हाँ, शायद यही नाम है किताब का। तो ये लिखी है यतीश यादव जी ने। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रदीप छिब्बर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने 2020 नाम के एक क्षुद्रग्रह का पता लगाया है? तो आईआईटी मुंबई के 2 शोध के छात्र थे और इन्हीं के द्वारा यहां पर आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे, तो इन्हीं के द्वारा एक नए एस्ट्रॉयड को खोजा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल आईआईटी बॉम्बे के जो 2 छात्र हैं, एक का नाम है कुणाल देशमुख और कृति शर्मा, इन्हीं के द्वारा 16 अगस्त को यूएसए का जो रोबोटिक बिकी ट्रांजिट फैसिलिटी है, इसके डेटा के आधार पर यह देखा गया कि एक लगभग कार के आकार का एस्ट्रॉयड है जो कि हमारी पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजरा। मात्र 2950 किलोमीटर की दूरी से ये पृथ्वी के गुजरा था इंडियन ओशियन के ऊपर से, और ये ऐसा पहला क्षुद्रग्रह बन गया है जो कि पृथ्वी के इतने पास से गुजरा लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर देखने को नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने खोजा है। इससे पहले हम लोगों ने एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित एक बौने ग्रह के बारे में बात किया था जिसका नाम है सेरेस, क्योंकि इसे शोधकर्ताओं के द्वारा ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरसेप्टर पोत ICGS C454 का किस शहर में जलावतरण किया गया? तो ये जो हमारा इंटरसेप्टर बोट है इसका जलावतरण किया गया है गुजरात के सूरत शहर में। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पोत के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और भारतीय तटरक्षक बल ने इसका अनावरण किया है। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं के नटराजन जी। तो यहाँ पर आपको ICGS समर्थ और सचेत के बारे में भी ध्यान रखना है। ये हमारे शिप हैं निगरानी करने वाली, जिनको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, लेकिन ये जो इंटरसेप्टर बोट है इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। इनको कुल मिलाकर के 54 ऐसी बोट का निर्माण करना था, जिनमें से 91वां बोट है, 51st बोट है यहाँ पर
ICGS C454। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी अनुमानित की गई है? तो यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और ये अनुमानित की गई है 957। तो रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट 2011 टू 2036, यानी कि 2011 से 2036 में हमारी जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, उसी के आधार पर मानव और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन संस्थान राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो रिपोर्ट में एक तरफ डेटा लिया गया है 2011 की जनसंख्या का और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुमानित की गई है 2036 तक की जनसंख्या को। तो 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या थी 943, जो कि 2036 में बढ़ के हो जाएगी 957, यानी कि ऐसे लोग जो अभी तक महिलाओं की या लड़कियों की कमी के कारण कुंवारे रह जाते थे, उनमें से अब कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। वहीं पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर जो कि 2010 में 46 थी, अब 2031 से लेकर के 35 के बीच में ये 30 के पास आ जाएगी। और शिशु मृत्यु दर के ऊपर रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें सबसे खराब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और सबसे बेहतर कहाँ पर है? तो वो आपका है केरल में। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2011 से लेकर के 2036 के बीच में हमारी जनसंख्या 25.7% बढ़ जाएगी, यानी कि 121 करोड़ से बढ़ करके 151.8 करोड़ ये हो जाएगी। अगस्त 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में यहाँ पर रहा है पहले स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जैविक खेती क्या होती है? तो जो भी आपके पेस्टिसाइड होते हैं या जो भी आपके फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि उर्वरक होते हैं केमिकल युक्त, उनके स्थान पे यहाँ पर एक ऐसी पारंपरिक खेती को प्रयोग करना जिसमें इस प्रकार के केमिकल का प्रयोग ना किया जाए। तो सिक्किम राज्य के बारे में आपने सुना होगा, ये ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया गया है। हालांकि इसके अलावा त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी इस पहल की शुरुआत की जा रही है कि हमारी जो पूरी खेती है इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दें। तो रिपोर्ट आधारित है इस बात पर कि किस देश में जैविक खेती में लगे हुए किसानों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसानों की संख्या के अनुसार बात करते हैं तो भारत यहाँ पर है पहले स्थान पे, लेकिन किसी देश में कितने स्थान पर जैविक खेती की जाती है, इस मामले में हमारा देश है 9वें स्थान पर। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और क्षेत्रफल के अनुसार वह देश जहां पर सबसे ज्यादा जैविक खेती की जाती है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हांगकांग संघाई बैंक कारपोरेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये प्रोग्राम है क्या? तो इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ग्रीन डिपॉजिट के अंतर्गत डिपॉजिट करता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा और वो जो पैसा यहाँ पर जमा होगा बैंक में, बैंक उन पैसों को ऐसे कारपोरेट को देगी जिनके द्वारा इसका प्रयोग किसी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या फिर पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन की बात करते हैं तो ये यूके का एक बैंक है। स्थापना हुई थी 1853 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मतलब जो SBC इंडिया है उसका मुख्यालय मुंबई में है, वैसे तो लंदन में है। भारत में इसके CEO हैं सुरेंद्र रोसा और चेयरमैन का नाम ध्यान रखना है जिनका नाम है नोएल क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किन देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत करेगा? तो भारत ये शुरू करेगा
जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि 2 बार ऑप्शन हो गया है तो ध्यान रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत करेगा। अब ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है क्या? आपको ये पता होगा कि चीन नाम का जो देश हमारा पड़ोसी है वह पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो देश हैं कहीं ना कहीं वह पूरी तरीके से चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि चीन पर ही निर्भर है। तो भारत की ये योजना है कि हम चीन के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें। और 15 अगस्त को जब पीएम के द्वारा अपनी स्पीच दी गई थी लाल किले से, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया चीन की बजाय अब भारत की ओर इस निगाह से देख रही है कि भारत दुनिया में दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। तो इसीलिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान यहाँ पर साथ आएंगे और इनके द्वारा इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिससे ये जो सप्लाई चेन चीन से शुरू होती है इनको आपस में बांटा जाए, यानी कि पूरी दुनिया को ये देश मिलकर के चीज़ों की सप्लाई करें और चीन के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करें। इस पहल की शुरुआत यानी कि इसका प्रस्तावित किया था जापान ने सबसे पहली बार। और इसी के मद्देनजर अगले सप्ताह में तीनों देशों के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के, ये आपस में मिलेंगे और इसके ऊपर अगली रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला दूसरा चिड़ियाघर कौन बना? तो दूसरा चिड़ियाघर बन गया है कर्नाटक का मैसूरू। तो ये आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 3 हंटिंग चीते लाए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है। पहला चिड़ियाघर है हैदराबाद का, तो हैदराबाद में आपको 2 जोड़ी हंटिंग चीते मिलेंगे और यहाँ पर मैसूरू में कुल 3 हंटिंग चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बेथफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड के रॉनी ओसुलिवान ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बात करते हैं बेथफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 की। तो फाइनल मुकाबला यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बीच में हुआ। एक थे रॉनी ओसुलियान, दूसरे थे इंग्लैंड के ही केरेन विल्सन। तो इनको फाइनल मुकाबले में 18-8 से हरा करके अपना 6ठा खिताब जीत लिया रॉनी ओसुलियान ने। और ये जो टूर्नामेंट है ध्यान रखिएगा, ये पिछले 44 वर्षों से इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। स्नूकर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है परीक्षा में। यह गेम एक क्यू स्टिक और 21 रंगीन गेंदों से खेला जाता है। ये जो आप बॉल देख रहे हैं इनकी संख्या इस टेबल के ऊपर होती है 21। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अदानी ग्रुप को पट्टे पर देने को मंजूरी दी? यानी कि यहाँ पर सरकार के द्वारा लीज पर दिया गया है और ये 3 नए हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? एक तो है केरल का तिरुवनंतपुरम, जयपुर राजस्थान का और गुवाहाटी है आपके असम का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत 50 वर्षों के लिए यहाँ पर अदानी समूह को ये एयरपोर्ट लीज पर दिए गए हैं। अब लीज पे दिए जाने का मतलब क्या है थोड़ा ये आप समझिए, क्योंकि कई बार आप लोग देखते होंगे कि इसको लेकर के कई लोग कमेंट करते हैं। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि जब किसी एयरपोर्ट को सरकार के द्वारा लीज पर दे दिया जाता है तो उस एयरपोर्ट का प्रबंधन, उसका संचालन किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। हालांकि सिक्योरिटी से संबंधित जो भी वहाँ के इशू होते हैं वह केंद्र सरकार ही हैंडल करती है और हमारे जो भी अर्धसैनिक बल है उनके जवानों के द्वारा ही एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से भारत में निजी हवाई अड्डों की संख्या कुल बढ़कर के 6 हो गई है। अदानी समूह के द्वारा इससे पहले बेंगलोर, अहमदाबाद और लखनऊ एयरपोर्ट का भी संचालन किया जा रहा है, यानी कि ये हवाई अड्डे भी अदानी समूह ने लीज पर लिए हैं। हमारे जो नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगले कुछ वर्षों में सरकार की योजना है कि हम 30 से 35 हवाई अड्डे को इस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत लीज पे देंगे और 2030 तक हम लोग 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये
भारतीय स्टेट बैंक के चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए हुआ क्या था कि एक हमारे एमडी थे भारतीय स्टेट बैंक के जिनका नाम था पीके गुप्ता। तो 31 मार्च 2020 को ही ये रिटायर हो गए थे। उसके बाद में सीट यहाँ पर खाली थी। तो अब एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ जिनका नाम है अश्विनी भाटिया जी, इन्हें चौथे एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज और कि एसबीआई एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको एक से ज्यादा एमडी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अरिजीत बसु ये भी वर्तमान में एमडी हैं, दिनेश खारा ये भी एमडी हैं और इसी साल सीएस शेट्टी की भी नियुक्ति हुई थी। तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं। एसबीआई की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं रजनीश कुमार। और अभी एसबीआई के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन की शुरुआत की गई है और एसबीआई के द्वारा जो न्यूनतम शुल्क के ऊपर लगने वाली पेनाल्टी थी उसके साथ साथ एसएमएस शुल्क को भी माफ कर दिया गया है। तो इस कारण से एसबीआई रहा है न्यूज में। तो आइए कल के प्रश्नों का जिन्होंने उत्तर दिया था उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो कई सारे लोग थे, जिनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि रेगुलर कमेंट करते थे, जैसे कि कृष्णा जी हो गए, जितेंद्र जी हैं, शांतनु जी हैं, रमन राजपूत हैं, इसके अलावा मनोज परमार हैं, अमित हैं, शुभम हैं, सद्दाम हैं, फिर आपकी गार्गी कपूर हैं, इसके अलावा सिमरन हैं। तो इन सभी के नाम तो मुझे वैसे भी याद हैं। फिर बात करते हैं प्रेम प्रकाश जी हो गए या फिर वैशाली जदोन हैं, शुभम है, फिर है राकेश सिंह जी, विश्वजीत, अविनाश, आशुतोष, गौतम, सरिता, इसके अलावा दाब हैं, रॉकी हैं, सन्नी हैं, निशी वाजपेयी हैं, संतोष वर्मा है, शिवम वर्मा है, उसके अलावा बबली झा हैं। तो इन सभी लोगों के द्वारा प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए गए थे। तो कोशिश करिए कि आप भी प्रश्नों के सही उत्तर दिया करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, इससे बेहतर वनडे के लिए आपके लिए करंट अफेयर नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूं जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैक्सिमम करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और इन प्रश्नों के उत्तर आज आपको देने हैं। कौन सा प्रश्न है? हरित पथ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आशीष भाटिया किस राज्य के नए डीजीपी बने? किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई? काउकाज 2020 सैन्याभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? और किस राज्य की सरकार के द्वारा जो विलेज एम्प्लॉय कमेटी है इसमें महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी गई? तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है।